नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं क्रिया प्रतिक्रिया। आज का जो वीडियो है वो भी मैं प्रवीण सर का ही लेके आया हूँ। उन्होंने हम्पी के मंदिर पे रिसर्च किया है। हम सब जानते हैं हम्पी का मंदिर जो है वो अपनी जो आवाज़ करने वाले खंबे हैं उनके लिए फेमस है। पर उनमें क्या ऐसा है, किस तरह से वो मंदिर बनाया गया है, उस पे सारा रिसर्च किया है प्रवीण सर ने। तो देखते हैं कैसा है वीडियो, क्या हुआ है कि किस तरह से वो मंदिर बनाया गया है। चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, मैं हम्पी के विट्ठल मंदिर में हूँ और मैं आपको म्यूजिकल पिलर्स का रहस्य दिखाने जा रहा हूँ। यह संरचना म्यूजिकल हॉल अब मरम्मत के लिए बंद कर दी गई है। हालांकि मैं इन खंभों से वास्तविक आवाज को निकालने में कामयाब रहा। यहाँ एक खंबा है जिसमें एक आदमी प्राचीन ढोल बजाते हुए दिखता है। अगर आप इसे टैप करते हैं तो आपको इन ड्रम की आवाज सुनाई देगी। मतलब देखिए कितना अच्छे से बनाया है। उस पिलर को उस तरह से बनाया और उसके ऊपर मूर्ति भी वैसे बनाई है जैसे वो दिखाना चाह रहे हो कि इसको बजाओगे तो ढोलक जैसी आवाज आएगी। अद्भुत। अब यहाँ एक मंदिर की घंटी की आवाज है और यहाँ एक स्कूल की घंटी की आवाज है। अब आप विभिन्न आज के टाइम में जो मेटल्स के पोल होते हैं उनमें इस तरह की आवाज आती है, पर कभी पत्थर की चीजों में इस तरह की आवाज आना नामुमकिन है। मतलब सोच भी नहीं सकते। वो चीजें हमारे पूर्वजों ने की है। ध्वनियों को मिलाकर आधुनिक ध्वनियां भी बना सकते हैं। उदाहरण के लिए मंदिर की घंटी और स्कूल की घंटी को मिलाकर यह आधुनिक दरवाजे की घंटी बनाई है। ये अलग अलग स्तंभ अलग अलग ध्वनियां कैसे उत्पन्न करते हैं, लेकिन यह कुछ भी नहीं है। जब आप इस स्तंभ को लेते हैं जो एक पत्थर से बना है और उस पर छोटे छोटे स्तंभ खुदे हुए हैं। हालांकि यदि आप उन पर टैप करते हैं तो वे भारतीय शास्त्रीय संगीत में संगीत के पैमाने के 7 स्वर बनाते हैं, जो पश्चिमी दुनिया में डोरेमी फा सोल ला टी के समान है। प्राचीन भारत में किस प्रकार की पत्थर तकनीक मौजूद थी जो कि 7 पिलर बनाए पूरे 7 सुरों के लिए। गजब। वाद्य यंत्रों की नकल कर सकती थी। हम उन्नत प्राचीन वाद्य यंत्रों की बहुत सी अलग अलग आवाजें देख सकते हैं, जैसे जल तरंग जो कि पानी की लहरों का उपयोग करता है, घाटम जो टेराकोटा के बर्तनों का उपयोग करता है, और यहाँ तक कि इन स्तंभों पर स्ट्रिंग वाद्य यंत्रों की आवाज भी बनाई गई है। ये स्तंभ जो कि एक ही सामग्री ग्रेनाइट से बने हैं, कैसे अलग आवाजें बनाते हैं। क्या यह संभव है कि प्राचीन बिल्डरों ने किसी तरह इन खंभों के अंदर छेद कर दिया हो, क्योंकि एक ही आकार की एक ही सामग्री से अलग अलग आवाजें निकालने का एकमात्र तरीका है कि इसके घनत्व को बदल दिया जाए। तो क्या इन खंभों के अंदर छेद हैं जिससे विभिन्न मतलब एक अगर खंबा है सेम उसी के साइज का दूसरा खंबा है, उसमें अलग अलग आवाजें आना कैसे पॉसिबल है? आवाजें निकलती हैं? अंग्रेजों के मन में भी यही सवाल था और उन्होंने न केवल इस तरह के एक विशाल स्तंभ को लिया, बल्कि उसमें क्या था यह देखने के लिए उसमें से एक छोटे कॉलम को काट भी दिया। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो कॉलम गायब है उसे 1930 के दशक में आजादी से ये अंग्रेज लोग, इनसे कुछ होता नहीं, हमारी चीजें चुराई जाती है, यहाँ से चीजें चुराते हैं और ले जाके उस पर शोध करते हैं और बोलते हैं कि हमने आविष्कार किया है। आज तक यही होता आया है।
पहले अंग्रेजों ने काट दिया था और उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि ये सभी स्तंभ और कॉलम्स सिर्फ ठोस चट्टान से बने हैं। तो अगर इन खंभों के अंदर कोई छेद नहीं है तो आप उनसे अलग अलग आवाजें कैसे निकालते हैं? यदि उन्होंने ऊंचाई, चौड़ाई और व्यास जैसे आयामों को बदल दिया है तो आप कम से कम उनसे थोड़ी अलग ध्वनि बना सकते हैं। लेकिन अगर आप बारीकी से देखें तो सभी स्तंभों की ऊंचाई, चौड़ाई और व्यास समान है, फिर भी वे भारतीय संगीत के पैमाने के 7 स्वर बनाते हैं। यदि वे सभी समान आयाम, समान सामग्री के हैं और उनमें छेद नहीं है तो वे विभिन्न संगीत ध्वनियाँ कैसे बनाते हैं? इसे प्राप्त करने का एकमात्र तरीका स्तंभों के आंतरिक घनत्व को बदलना है। आधुनिक मिश्र धातुओं की तरह विभिन्न अनुपातों में इसमें एक नई सामग्री जोड़कर आज हम विभिन्न धातुओं को पिघलाते हैं और मनचाहा प्रभाव डालने के लिए उन्हें विभिन्न अनुपातों में मिलाते हैं। हालांकि क्या प्राचीन बिल्डरों ने ग्रेनाइट के ठोस ब्लॉकों को पिघलाया और विभिन्न ध्वनियों को बनाने के लिए इसे अन्य सामग्रियों के साथ मिलाया? स्थानीय लोगों का तर्क है कि म्यूजिकल पिलर्स रॉक मेल्टिंग तकनीक द्वारा बनाए गए थे। सबूत के तौर पर उनका कहना है कि चट्टानों से बनी जंजीरें छत के इन कोनों से जुड़ी हुई थीं। अब चट्टानों को पिघलाए बिना यह संभव नहीं होगा। इन रॉक चेन को बाद में मंदिर की मीनार की तरह ही विदेशी आक्रमण के दौरान नष्ट कर दिया गया था। ठोस चट्टान से बनी जंजीर, क्या ऐसा कुछ? मतलब हम मेटल को पिघला सकते हैं, वो समझ में आता है, पर एक पत्थर को पिघलाना और उसको फिर उस शेप में डालना और शेप के साथ साथ अंदर का जो मास होता है उसके हिसाब से उसको ऐसे डालना कि वो वही साउंड निकाले। बाप रे बाप, क्या टैलेंट था यार। संभव भी है। हम्पी के मंदिर के इन कोनों में खाली हुक क्यों हैं? एक टिप के आधार पर मैंने कांचीपुरम की यात्रा की जो हम्पी से 300 मील दूर है और यहाँ हम कोनों पर लगे कांटों से लटकी हुई जंजीरों को देख सकते हैं। हाँ, ये कई कड़ियों वाली जंजीरें वास्तव में पत्थर की बनी हैं। पुरातत्वविदों ने पुष्टि की है कि ये पत्थर से बने हैं और कम से कम 700 साल पहले बनाए गए थे। प्राचीन औजारों से कोई इन पत्थर की जंजीरों को कैसे बना सकता है? 700 साल पहले, 700 साल पहले ये तकनीक की पत्थर की जंजीर बनाए। मेटल के बनाने में हवा निकल जाती होगी लोगों की, यहाँ पे पत्थर की बनाने में बाप रे, क्या टैलेंट है, सच में बहुत टैलेंट है। आज भी आधुनिक मशीनों से ऐसी तकनीक संभव नहीं है। प्राचीन काल में किस प्रकार की मशीनों का उपयोग किया जाता था और वे कैसे चट्टानों से बनी इन जंजीरों को बनाने में सक्षम थे? लेकिन यह मुख्य समस्या नहीं है। समस्या यह है कि जहां पत्थर की जंजीरें बलुआ पत्थर से बनी हैं, वही छत ग्रेनाइट ब्लॉक से बनी है। तो वे इस जंक्शन पर दो विभिन्न प्रकार की चट्टानों को कैसे जोड़ सकते हैं? हम इस तथ्य को जानते हैं कि चट्टानों को पिघलाए बिना यह बाप रे, छत है ग्रेनाइट की और जंजीर है बलुआ पत्थर की, दोनों पत्थर को आपस में कनेक्ट किया है। संभव है। लिंक का उपयोग करके दो अलग अलग सामग्रियों को जोड़ने का कोई तरीका नहीं है। तो ये रॉक चेन साबित करते हैं कि प्राचीन बिल्डरों ने वास्तव में चट्टानों को पिघलाया और आधुनिक मिश्र धातुओं की तरह इसके घनत्व को बदल दिया। अब हम्पी के म्यूजिकल पिलर्स पर वापस चलते हैं। हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि रॉक चेन एक समय पर म्यूजिकल हॉल की छत से लटक रही थी, वरना हुक की कोई आवश्यकता नहीं है। अब म्यूजिकल पिलर्स बनाने के लिए हमें न केवल रॉक मेल्टिंग तकनीक की आवश्यकता है, बल्कि ध्वनियों की व्यापक समझ की भी आवश्यकता है। क्या आधुनिक समय के वैज्ञानिकों की तरह प्राचीन बिल्डरों को ध्वनि की गहरी समझ थी? आज हम ध्वनि और कंपन को समझने के लिए साइमेटिक्स नामक तकनीक का उपयोग करते हैं। जब विभिन्न संगीत स्वरों और कंपनों को साथ मिलाया जाता है तो विभिन्न ज्यामितीय पैटर्न उभर कर आते हैं।
क्या यह संभव है कि प्राचीन निर्माता भी साइमेटिक्स का प्रयोग कर रहे थे? और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या ये पैटर्न हम्पी के मंदिर में उकेरे गए हैं? यहाँ आप देख सकते हैं कि हम्पी की मंदिर की छत पर सेमेटिक पैटर्न खुदे हुए हैं। ये नक्काशी स्पष्ट रूप से संगीत। बाप रे, क्या क्या ज्ञान था यार हमारे लोगों को। ये इसके बारे में पता था कि संगीत से किस तरह का पैटर्न बनता है, वो क्या करता है। बाप रे, वाह, सच में बहुत ही खतरनाक टैलेंट। और वो भी इतना पुराना, 700 साल पुराने, मतलब 300। ये हम्पी का जो मंदिर है, आई थिंक नोट्स के पैटर्न के समान है। प्रत्येक संगीत नोट एक निश्चित पैटर्न बनाता है और म्यूजिकल हॉल की छत अलग अलग पैटर्न से भरी हुई है। इससे भी बेहतर, ये नक्काशी 3 डायमेंशन में ध्वनि को दिखाती है और आज हम होलोग्राफ का उपयोग करके समान ध्वनियों के 3 डायमेंशनल सेमेटिक पैटर्न्स बना सकते हैं। क्या यह संयोग है कि म्यूजिकल हॉल की छत पर ये सेमेटिक पैटर्न खोदे गए हैं? छत पर इन अलग अलग पैटर्न्स को बनाने के लिए प्राचीन बिल्डरों ने और अधिक कष्ट क्यों उठाए? और भी दिलचस्प बात यह है कि म्यूजिकल हॉल बंद है क्योंकि लोगों ने खंभों को चाबियों और सिक्कों से टैप करके इसे खराब कर दिया है, जबकि प्राचीन काल में संगीतकारों सुंदर धरोहर के साथ इस तरह का छेड़खानी करने वाले, मतलब क्या बिना अकल के लोग होते हैं क्या? ने इन स्तंभों पर टैप करने के लिए विशेष रूप से चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल किया था। और यदि आप इस साइमेटिक पैटर्न को करीब से देखते हैं, महिलाएं एक घेरे में खड़ी हैं और डंडों से टैप कर रही हैं और उनके द्वारा बन रही ध्वनि कैसी दिखती है वह बीच में दर्शाया गया है। आइए मंदिर के मुख्य कक्ष में जाएं, यह देखने के लिए कि क्या हमें और सबूत मिल सकते हैं। यह जगह पूरी तरह से अंधेरे और चमगादड़ों से ग्रसित है, लेकिन यहाँ कभी मंदिर के मुख्य देवता विट्ठल की मूर्ति थी। मूर्ति अब चली गई है, लेकिन छत पर आप एक बहुत बड़ा साइमेटिक पैटर्न देख सकते हैं। एक अंधेरे कक्ष में मूर्ति के शीर्ष पर इस तरह के विस्तृत पैटर्न को उकेरने की क्या आवश्यकता है? तो आप क्या सोचते हैं, ये स्तंभ संगीत कैसे बनाते हैं? क्या प्राचीन बिल्डरों ने चट्टानों की प्रकृति को बदलने के लिए रॉक मेल्टिंग तकनीक का इस्तेमाल किया था? ग्रेनाइट हुक से जुड़े बलुआ पत्थर से बने इन रॉक चेन को हम कैसे समझा सकते हैं? रॉक मेल्टिंग तकनीक के बिना यह लिंक कैसे संभव है? एक ही आयाम के स्तंभों वाली एक चट्टान 7 अलग अलग नोट्स कैसे बना सकती है? म्यूजिकल हॉल की छत पर ये विभिन्न साइमेटिक पैटर्न्स क्यों खुदे हुए हैं? कृपया अपने विचार मुझे कमेंट। तो दोस्तों, ये तो वीडियो खत्म हो गया। मतलब आप सोचिए, हमारे जो पूर्वज थे उनके अंदर किस तरह की तकनीक का ज्ञान था। मतलब अगर नॉर्मली हम देखें तो एक लोहार को भी एक लोहा या मेटल पिघलाने में बहुत मेहनत लगती है, नॉर्मल लोहार को भी। उस वक्त पत्थर को पिघला के ये सब बनाया गया, उसको अंदर का जो मांस है उसका उस तरह से उसको शेप दिया कि वो एक पर्टिकुलर साउंड ही निकाले। इतना ज़्यादा नॉलेज बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और हमें ये सिखाया जाता, ये पढ़ाया जाता था कि हम जो हमारे पास तकनीकें आई हैं वो बाहर से आई हैं। हमें ताजमहल का बोलते हैं कि ताजमहल मुगलों ने बनाया। अरे मुगलों ने बनाया, मुझे तो लगता है कुछ बनाया नहीं है। तकनीक सारी की सारी है ना यहीं की है, वरना इतनी अच्छी चीजें बाहर क्यों नहीं है? फिर जितनी अच्छी कारीगरी यहाँ पे की गई है, बाहर ऐसी क्यों नहीं देखने को मिलती? तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें अपने देश को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को जानना बहुत जरूरी है। तो
तो कैसा लगा ये आज का वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।